Hello students, how are you all? This is Abhishek and today in this video we are going to study about Wood's steel. What? Wood's steel. This was the steel used to make the sword of Tipu Sultan, and this steel also used to make swords in Central and West Asia. And where this Wood's steel used to produce? In the villages of India by the आयरन स्मेल्टर्स. ओके, सो इसकी खासियत हमने पिछले क्लास में देखी थी कि इस वुड स्टील का क्या खासियत था. इसमें चारकोल का यूज करके, चारकोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, मैंने बताया था ना, कार्बन का यूज करके बनाया गया था. तो इसमें चारकोल का यूज करके एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चारकोल यूज किया गया था इस तरीके के स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए. और ये स्टील जो है, इसकी क्या खासियत थी, इससे शार्प एज के स्वॉर्ड बनाए जाते थे जिसकी हार्डनेस भी काफ़ी अच्छी होती थी, जो आसानी से शत्रु का या फिर एनिमी का कोई भी आर्मर हो उसे पेनिट्रेट कर सकता था, चीर फाड़ सकता था. ठीक है, गॉट इट. ये वुड्स के बारे में हमें क्या देखना है, वुड्स कहाँ से आया ये वर्ड. तो इस वर्ड को अंग्रेजों ने एंग्लिसाइज कर दिया. एंग्लिसाइज का मतलब इंग्लिसाइज कर दिया, इंग्लिश में इसको चेंज कर दिया वुड्स. पहले इसको क्या बोला जाता था, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में इसी स्टील का, चूंकि ये जो वुड्स स्टील है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था साउथ इंडिया में. सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता था, साउथ इंडिया में. और ये मिस्टर टीपू सुल्तान कहाँ के थे, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, मैसूर. ओके, तो साउथ इंडिया में इस स्टील का नाम क्या था, इस स्टील का स्पेशल नाम था उक्कू, हुक्कू, उरुक्कू. ठीक है, तो इसी को उन्होंने एंग्लिसाइज वर्जन में क्या बोला, वुड्स स्टील. ठीक है, वुड्स स्टील बोला. इस स्टील की स्टडी की थी एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है माइकल फैराडे. इन्होंने 4 साल तक इस स्टील की स्टडी की थी और उसके बाद से बताया था कि इस स्टील की क्या खासियत है, हमने कल पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे अबेंडन्ड फर्नेस इन विलेजेस. ये हमने पढ़ लिया, आपको मुझे लगता है याद हो गया होगा, मतलब कुछ समझ में आया होगा इसके बारे में. ये इंडिया में वाइडली यूज होता था. इंडिया और इसके साथ इस स्टील से बनाए गए हथियार वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इस्तेमाल किए जाते थे. ठीक है, तो ये देखकर इंग्लिश लोग थे वो काफ़ी अमेज थे कि इतना अच्छा क्वालिटी का ये जो वुड्स है, वुड स्टील है, वो बनाया जाता था. ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में. गॉट इट. चलो, अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है अबेंडन्ड व्हाट. नेक्स्ट है अबेंडन्ड फर्नेस इन विलेजेस. फर्नेस विलेजेस. लुक, फर्नेस का मतलब भट्ठी, और भट्ठी में ही आयरन ओर को क्या किया जाता था, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे पिघलाया जाता था. स्मेल्टिंग इसी को बोलते हैं. स्मेल्टिंग किसको बोलते हैं कि जो ओर को है, आयरन ओर है, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे पिघलाया जाना और उसमें से प्योर आयरन को हासिल करना ही स्मेल्टिंग कहलाता है. और ये कहाँ होता था, फर्नेस में. फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी. ये किससे बना होता था, तो क्ले प्लस सन ड्राइड व्हाट, ब्रिक. सन ड्राइड ब्रिक का मतलब क्या हुआ, जो आप लोग देखते हो ना अपने चिमनी वगैरह में, ईंट को पहले क्या करते हैं, कच्ची मिट्टी से पहले सन के सामने ही पकाते हैं और उसके बाद से उसको चिमनी में डाल के रेड किया जाता है. तो वो जो सन के सामने पकाया गया ब्रिक होता है उसको सन ड्राइड ब्रिक बोलते हैं. तो इससे ये फर्नेस बनाई जाती थी, भट्ठी. और उस भट्ठी में फिर लकड़ी का यूज करके उसमें टेम्परेचर जनरेट किया जाता था. टेम्परेचर जनरेट करने के बाद से उसमें आयरन ओर को डाला जाता था. मान लो ये भट्ठी हो गई, ये किससे बनी, यहाँ से एक हवा देने वाला ओपनिंग होता था,
ठीक है। यहाँ से हवा देने वाला एक ओपनिंग होता था और यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होती थी, ठीक है, हीट जलता था और टेम्परेचर जनरेट होती थी। और यहाँ पे आयरन ओर जो होता था, आयरन ओर किस में चेंज होता था, आयरन में, और यहाँ से फिर आयरन उनको ओरिजिनल आयरन, प्योर आयरन मिलता था, ठीक है। तो ये जो हवा देने वाला काम था इसको बेलोस बोलते थे, बेलोस। और ये काम कौन करता था, महिलाएं। ये काम कौन करती थी, वुमेन्स। देखते हो भट्ठी में अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो यू हैव टू कीप, आपको उसमें हवा देना पड़ता है। हवा देना समझते हो ना, पंप करना, ठीक है। तो पंप करके टेम्परेचर बढ़ाने का काम किसका था, वुमेन्स का था, ठीक है। और ये टेम्परेचर बढ़ने के बाद से आयरन ओर से हम आयरन निकाल सकते थे उस समय। और वो आयरन फिर से वो जो आयरन निकलता था वो क्या होता था, उसमें थोड़ा सा चारकोल मिला दिया जाता था, चारकोल, ठीक है, चारकोल। ये चारकोल कहां से हासिल करते थे हम, चारकोल हासिल करते थे हम फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब फॉरेस्ट वुड से जो स्मेल्टर थे वो क्या करते थे, चारकोल हासिल करके ये आयरन प्रोड्यूस करते थे। कौन सा आयरन, यही आयरन होता था वुड्स, यही आयरन होता था वुड्स आयरन, ठीक है, यही आयरन होता था वुड्स आयरन। इसी आयरन को या इसी स्टील का यूज करते थे हम वेपन्स बनाने में। इसी आयरन का हम यूज करते थे क्या करने में, वेपन्स को बनाने में, ठीक है। इट रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड हाईली स्किल्ड पर्सन, हाईली स्किल्ड पीपल। बट आप गांवों में देखोगे भारत के उस समय सारे गांवों में कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी जहां पे ये आयरन स्मेल्टर्स या फिर फर्नेस नहीं थी और जहां पे अच्छी क्वालिटी की आयरन नहीं प्रोड्यूस की जाती थी। ये पूरे भारत में क्या था, एक तरीके से जनरलाइज्ड ऑक्यूपेशन था। जनरलाइज्ड ऑक्यूपेशन का मतलब सारे लोग ही इसको करते थे। लोग क्या करते थे, आयरन डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करते थे, वहां से जाके आयरन डिपॉजिट लेके आते थे, उसको भट्ठी में गर्म करके स्मेल्टिंग करके आयरन वहां से हासिल कर लेते थे और उसके बाद से प्रोडक्शन करते थे। लेकिन क्या हुआ, अब हमें पढ़ना है अबेंडन, ये कैसे खत्म हो गया, कैसे बर्बाद हो गया फर्नेंस, जो विलेजेस में फर्नेंस थी वो कैसे बर्बाद हो गए। देखो यहां से आयरन लोग निकाल के क्या करते थे, आयरन निकाल के और सप्लायर्स को देते थे और वो लोग हथियार बनाते थे, ठीक है। यहां से ये लोग आयरन बेचते थे, प्योर आयरन निकाल के बेचते थे। तो ये कैसे खत्म हो गया, तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने नया फॉरेस्ट कानून ला दिया था, जिस फॉरेस्ट कानून के अकॉर्डिंग क्या होता था, अब कोई भी इंसान फॉरेस्ट रिजर्व में एंट्री नहीं कर सकता था। अगर एंट्री करोगे तो क्या होगा, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। समटाइम जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते थे वो मार भी देते थे, ठीक है। तो अब जब आयरन, ये जब कानून लागू हो गया, न्यू फॉरेस्ट रूल लागू हो गए, तो इसमें जो यूज होने वाली चीज़ है, जैसे कि चारकोल के लिए लकड़ी चाहिए, चारकोल के लिए लकड़ी चाहिए, वो अब इन स्मेल्टर्स को कहाँ से मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद से आयरन ओर भी फॉरेस्ट रिजर्व में ही कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिजर्व में ही आयरन ओर मिलता है पहाड़ियों पे। तो अब आयरन ओर भी इन्हें नहीं मिलेगा, चारकोल के लिए वुड भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे इनका ये जो स्मेल्टिंग का वर्क है वो बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, अबेंडेंड हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, गलती से उसमें फोर्सफुली इंटर कर जाते हैं। नहीं होता है कि भले ही जैसे बिहार में दारू बंद है, लेकिन बहुत सारे लोग स्मगल करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शराब पी रहे हैं ना। उसी तरीके से कुछ लोग पेनिट्रेट करते थे फोर्सफुली और जाके आयरन या फिर वुड को चुरा लाते थे जंगल से। लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलने वाला था, ऐसा बिल्कुल भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। इसलिए लोगों ने अपना धंधा चेंज कर लिया, दे शिफ्टेड देयर ऑक्यूपेशन इन समथिंग एल्स, उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से भी बेरोजगारी थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई। इस दौरान 19 सेंचुरीज के दौरान, क्या ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी क्या होता है, अब अगेन आप चलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे।
19 सेंचुरीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट है, अब वहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंग्लैंड में क्या होती है, बहुत ही अच्छी से, इंग्लैंड आयरन एंड स्टील, देखो आयरन और स्टील का बहुत बड़ा ओर वहां पे मिलता है, साथ ही साथ कोल भी इंग्लैंड में मिलता है, और यहां से आयरन और स्टील इंडस्ट्री को इंग्लैंड में एक बूम मिल जाता है। अब यहां से हाई क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और इस आयरन को ये लोग भारत में एक्सपोर्ट करते हैं। इस आयरन को ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करना का मतलब विदेश से ला के यहाँ पे बेचते थे। अब यही एक्सपोर्टेड आयरन यूज होने लगा भारत में, बाकी सारा हथियार या फिर जो भी मशीनरी थी बनाने के लिए यही एक्सपोर्टेड आयरन यूज होने लगा, जिसके वजह से भारतीय जो फर्नेंस थे वो बर्बाद हो गए, और विलेजर्स जो थे, स्मेल्टर्स जो थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। गॉट इट, समझ गए। कई बार टैक्स भी, जो लोग प्रोड्यूस करते भी थे आयरन भारत में, तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जिसके वजह से उनका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया था, इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी ये काम करना छोड़ दिए। तो इस तरीके से भारत का जो फर्नेस था वो बर्बाद हो गया, मतलब आयरन इंडस्ट्री क्या होती है, जो विलेज में एग्जिस्ट करती थी वो खत्म हो गई। गॉट इट, समझ रहे हो। अब फिर से एक बात, एक फॉर्चून होता है भारत के साथ, और भारत में फिर से आयरन इंडस्ट्री नए तरीके से स्टैब्लिश होती है, और इसके सूत्रधार हैं, इसके अगुआ हैं कौन, जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा, ओके, दोराबजी टाटा। ये जमशेदजी टाटा के इल्डेस्ट सन होते हैं, और एक अपने अमेरिकन दोस्त के साथ ये घूमने के लिए निकलते हैं आयरन की तलाश में, आयरन ओर की तलाश में, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन्हें आयरन ओर मिलता है। वहाँ के गांव के लोग, जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के एरिया में ये लोग घूम रहे होते हैं, तो गांव के लोग उनको बताते हैं कि कहाँ से आयरन आपको मिल सकता है अच्छे क्वालिटी का, तो इनको अच्छा क्वालिटी का आयरन मिलता है। और 1904 में इन लोगों को ये आयरन का बड़ा सा भंडार मिलता है, और 1912 में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, भारत में स्टैब्लिश होती है। कब, 1912 में, ठीक है। 1912 में दोराबजी टाटा कौन है, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे हैं। ये क्या करते हैं, ही वॉज इन द सर्च ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओर इन द सेंट्रल इंडिया कौन सा पार्ट होता है, वो बेल्ट, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है। तो वहाँ पे ये लोग काफ़ी लंबा वेंचर करते हैं, काफ़ी महंगा वेंचर का मतलब घूमते हैं इन द सर्च ऑफ आयरन ओर, और काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको क्या मिलता है, एक बड़ा सा रिजर्व मिलता है, और मिलने के बाद से वहाँ पे जो जमशेदजी टाटा होते हैं ढेर सारा पैसा लगाकर, ढेर सारा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है ये, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील, इसका फुल फॉर्म क्या कह सकते हो, कंपनी, ठीक है। ये तो सीयू का मतलब कंपनी ही होता है। गॉट इट। अब 1912 में ये भारत में स्टैब्लिश हो जाती है, और यहाँ से आयरन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं, समझ गए ये कैसे भारत में आयरन की कंपनी स्टार्ट होती है, ये तो समझ गए। दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा ये लोग हैं सूत्रधार इसके। तो इन 1912 टिस्को started
started production of good quality आयरन। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी भारत में आयरन जो है वो कहाँ से आ रहा है? इंपोर्ट होके आ रहा है अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा जब आयरन आएगा तो भारतीय मार्केट में इनको अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। इन द सेम वे द कॉटन इंडस्ट्री फेस द प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम ये आयरन को भी फेस करना पड़ता है, आयरन एंड स्टील को भी, जो टिस्को के द्वारा प्रोड्यूस होती है। लेकिन क्या होता है? 1914 में एक बार फिर से वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोकआउट हो जाता है, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ब्रोकआउट होने के बाद से अब जितना भी स्टील वगैरह था, इंग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला स्टील था, वो अब भारत आना बंद हो जाता है। भारत आना बंद होने के वजह से अब टिस्को, उस समय भारत में रेलवे कब आया? यहां से देखो 1856 के समय भारत में रेलवे आता है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। अब इनको क्या होता है कि रेलवे तो पहले मुंबई में आती है, ठीक है, यहां पे आती है, लेकिन ट्रेवलिंग करने के लिए पूरे देश में इनको रेलवे का जाल बिछाना होता है अंग्रेजों को, ताकि देश के हर कोने से गुड्स को ये इस पोर्ट पे, बॉम्बे पोर्ट पे ला सकें, और लाने के बाद से इसे नाव में लाद के, मतलब शिप में लाद के यूरोप ले जा सकें, ठीक है। तो ये रेलवे का जो प्रोडक्शन है, रेलवे का जो सेटअप है, वो भारत में बहुत तेजी से उस समय बढ़ रहा होता है, और रेलवे का जो ये बहुत सारा आयरन जो होता है वो क्या होता है? रेलवे में यूज होता है। और इंग्लैंड की जो मार्केट थी, इंग्लैंड का आधा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था वो भारतीय रेलवे में ही खर्च हो जाता था, और बहुत पैसा कमाया इन्होंने इंडियन रेलवे को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। लेकिन 1912 में क्या होता है, 1914 में क्या होता है? 1914 में वर्ल्ड वॉर हो जाता है। अब क्या होता है कि इंग्लैंड से आने वाला लोहा बंद हो जाता है यहाँ पे इंडिया में आना। अब ये रेलवे की जरूरत पड़ जाती है, रेलवे को तो भैया बढ़ाना है। अब रेलवे को लोहा कहाँ से मिलेगा? तो इंडियन रेलवे कहती है किससे? टिस्को से, कि आप हमें क्या दो? लोहा दो, आप हमें आयरन दो। अब टिस्को की यहाँ से बाजी पलटती है, और टिस्को फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है, और इंडियन रेलवे को ढेर सारा लोहा प्रोवाइड करती है, हाई क्वालिटी स्टील प्रोवाइड करती है। उसके बाद से जितने भी ब्रिजेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, सब जगह पे टिस्को ने अपना आयरन प्रोडक्शन प्रोवाइड किया कंपनी को, ठीक है। और जितना भी वर्ल्ड वॉर का 1914 से लेकर 1918 तक चला था ना, वर्ल्ड वॉर कितना देर तक चला था? 4 साल तक चला था। तो ये बहुत एक लंबा टाइम होता है किसी भी बिजनेस के लिए। इस 4 साल में इंग्लैंड का सप्लाई कम हो गया, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नुकसान हुआ था, जीतने वाले देश का भी और हारने वाले देश का भी। तो इंग्लैंड ने कहा कि आप हमारे लिए, टिस्को को बोला कि आप हमारे लिए व्हील, मतलब पहिया, लोहे का जो पहिया होता है वो, और कैरीज में जो ढोने वाला सामान होता है, जिसपे हम सामान ढोते हैं, जैसे हथियार वगैरह ढोना है, कैरी करना है, उसको बनाकर आप कहाँ भेजो? इंग्लैंड भेजो, ठीक है। तो देखो इंडिया में भी टाटा को अपना मार्केट मिल गया इंडियन रेलवे में, और उसके बाद से धीरे धीरे भारत का स्टील कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड भी जाने लगा। भारत का स्टील मतलब टिस्को का स्टील इंग्लैंड भी जाने लगा, और यहाँ से जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होती है वो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। आज भी टिस्को दुनिया की एक सबसे बड़ी, वन ऑफ द फाइनेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में सेटअप होता है इंडस्ट्री का, किसका? आयरन इंडस्ट्री का। आई होप आपको समझ में आएगा पॉश। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। आपका होमवर्क क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड ऑल दिस पेजेस इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। जितना भी पेज है आप उसको पढ़ोगे, बिकॉज एनसीईआरटी की एक खासियत होती है, जितना पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे एंड देन जितना भी क्वेश्चन है
एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कर लेना है। इंडिया की स्टील और आयरन इंडस्ट्री मैंने आज आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।